हेलो एवरीवन, तीसरा मरे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है कि उसका पूरा फील मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिया था। गॉसियन सरफेस क्या होती है, क्या चीज़ें कैसे कैसे डिफाइन की जाती है, उसे सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है अलग अलग शेप्स की वजह से। आज हम निकालेंगे सिलेंडर की वजह से और स्फीयर की वजह से और एक चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। अब गॉस लॉ का यूज करके उसे हम देखने वाले हैं। तो गॉस लॉ कभी यूजफुल होता है, कभी नहीं यूजफुल होता है। अगर उसे समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी पूरी ओवरव्यू हो गई आपके पूरे क्लास की। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक, अब नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको पिछले वीडियो से समझ में आएगा। ठीक, तो कंडक्टिंग सिलेंडर मतलब इसमें पूरा होल वॉल्यूम में इसके चार्ज, मतलब नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है और इसके पूरे होल वॉल्यूम में चार्ज भरा पड़ा है। ठीक, जो कंडक्टिंग होते हैं उसमें क्या होता है कि चार्ज डिसाइड कर जाता है सरफेस पे, लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग है इसमें दिया गया है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसमें चार्ज कहाँ पर है, चार्ज पूरे होल वॉल्यूम में, मतलब पूरा चार्ज इसमें भरा पड़ा है। प्लस प्लस मान लो साइन पूरा इसमें भरा पड़ा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें इस तरह से पूरे भरे पड़े हैं। ठीक, तो हम इसके लिए सबसे पहले इनसाइड पॉइंट के निकालेंगे, फिर उसके बाद आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालेंगे कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो सबसे पहले इनसाइड पॉइंट के लिए हम देखते हैं। ठीक, तो इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है इसे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इनसाइड पॉइंट, एक मिनट थोड़ा मैं साइज बड़ा कर लूँ पेन का। तो इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं। इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा जब हमारी आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर होगी। मतलब कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, और आर है जिसे हम वेरी करते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर गॉस लॉ का यूज कहाँ पर करना है। ठीक, उसका हम इसलिए हम आर स्मॉल आर का यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अगर हमें आर इज लेस देन आर, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन ग्रेटर देन आर। ठीक, मतलब कैपिटल आर से इसे हमें छोटे करके लगाना है। इसका मतलब हमें कहीं अंदर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अंदर पर मान लो कि यहाँ से सेंटर से आप स्मॉल आर डिस्टेंस पर गए, तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी हमें गॉस लॉ का यूज करना होता है वहां पर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो तुम भी यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। ठीक, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर कैसा शेप बनेगा, एक सिलेंडर का गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर ही होता है। तो अलग अलग शेप का कैसा गॉसियन सरफेस होगा उसे भी मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर कर दिया है। तो आपको अगर दिक्कत है तो जाकर उसे देख सकते हो। अगर आता है आपको सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी आपको दे दी गई है, मतलब पूरा जो सिलेंडर है उसकी चार्ज डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया गया है। अब भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जो कि लेमडा था, और एक सिग्मा, मतलब सिग्मा देखा था जो कि क्या था, एरियल चार्ज डेंसिटी। जब एरिया का यूज किया जाता है कहीं पर तो वहां पर एरियल चार्ज डेंसिटी होती है। अब यहां पर देखोगे तो पूरा चार्ज कहां पर है, पूरे होल वॉल्यूम में है। तो वहां पर इसलिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। तो रो की वैल्यू कितनी होती है, जिसे हम रो से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं रो। ये जो साइन आपका बना हुआ है, ये वाला साइन आपका बड़ा बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं रो। रो की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आपने ले लिया। ठीक, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है इसे हम बोलते हैं रो की वैल्यू। तो अब चलो लगाते हैं फ्लक्स फाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है पहले इसे समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब अगर कोई सिलेंडर है, मान लो कोई सिलेंडर दिखाता हूं, एक मिनट तुम्हें, मान लो पूरा आपका सिलेंडर है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के इस तरह से बाहर मतलब निकल रही हैं, लेकिन ऊपर से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जा रही हैं। सिलेंडर के इस जो कर्व पार्ट है इससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऊपर से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जा रही हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, तो ये आपका हो गया, मैंने समझा दिया फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं। तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं। हमारा सिलेंडर जो हमने छोटे पार्ट के लिए अंदर बनाया है, तो हमें इनसाइड पॉइंट के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि अंदर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम करेंगे क्या, यहाँ करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया स्मॉल आर डिस्टेंस पर। स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अब इसका एक छोटा सा एरिया अगर आप लेते हो तो इसका डीए वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा। इसका डीए वेक्टर, ऊपर वाले पार्ट का एरियल वेक्टर किधर होगा, ऊपर वाला जो पार्ट है इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा।
डी से डी ए बोल देते हैं। और इस नीचे वाले पार्ट का भी एरिया वेक्टर कुछ नीचे ही होगा, इस तरह से ध्यान से देखना है। सबसे पहले इस जो एक कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ कुछ इस तरह होगा, और इसका ऊपर वाले पार्ट का एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट का एरिया वेक्टर इस तरह से होगा। मतलब जो एक यहाँ पर कर्व पार्ट है इसके एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ही होंगे। तो कर्व पार्ट का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आया। ठीक, अब देखो कर्व पार्ट जो था इसके लिए थीटा की वैल्यू तो 0 आई, इसके लिए थीटा की वैल्यू 90 आई, जो कि यह ऊपर वाला पार्ट था। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से है और हमारा एरिया वेक्टर इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, एरिया वेक्टर ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो इनके बीच में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना। फिर यहाँ पर एरिया वेक्टर देखोगे बाहर की तरफ और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। तो होगा क्या, ये दोनों चीजें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देने में। मतलब ये जो ऊपर का शेप्स है और ये ऊपर का शेप्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने में कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, अब इसे फिर से समझ लो। मान लो ये कोई पार्ट है, हमारी फील्ड लाइंस बस ऐसे जा रही है, मतलब इस तरह से बाहर निकल रही है, इसके ऊपर से ऐसे जा रहे हैं, लेकिन इसे काट कर नहीं जा रही, मतलब इस तरह से नहीं जा रही, मतलब अंदर से ना जाकर बाहर ना निकल रही है। ठीक, केवल इस पार्ट से होकर जा रही है और इस पार्ट से बाहर आ जा रही है। तो मतलब ऊपर के पार्ट को केवल टच करके ऐसे निकल रही है। तो जब तक कोई फील्ड लाइंस उसे प्रॉपर कट करके नहीं निकलती है, बीच से होकर नहीं निकलती है, तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ से कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से कोई भी फ्लक्स अब तो नहीं आएगा। ठीक, चलो लिखते हैं फ्लक्स की वैल्यू। अगर फाई टोटल को लिखा जाए क्या होता है, तो मान लेते हैं इसे 1 बोल देते हैं, इसे सेकंड पार्ट बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं और इसे 3 बोल देते हैं। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो अगर मैंने जिसे फाई 1 बोला उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, फार्मूला क्या होता है, प्लस का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए में कॉस, आप इसके लिए लिखोगे कॉस 0, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस 90 लिखोगे, फिर लिखोगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो इसके लिए और इसके लिए कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब जो ऊपर का शेप और नीचे के शेप के लिए प्रोड्यूस नहीं होगा फ्लक्स। तो फाई टोटल की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखना, फाई टोटल की वैल्यू देखना क्या आई। फाई टोटल हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए आ गया, इंटू 1 आएगा तो उससे कोई हमें फर्क पड़ता नहीं है। अब फाई टोटल की वैल्यू कितनी होगी, टोटल फ्लक्स क्या होता है। टोटल फ्लक्स हमने पिछले वीडियो में गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ में जब भी कोई चार्ज किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जो सिमेट्रिक होती है, तो उसका मतलब होता है कि उसका जो टोटल फ्लक्स होगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमें क्यू इनसाइड की वैल्यू तो पता नहीं है। मान लो हमारा ये छोटा सा जो मतलब शेप बना है, अंदर एक छोटा सा जो सिलेंडर बना है, तो हमें तो ऐसा है नहीं कि हमें पूरे चार्ज के बारे में पता है कि इसमें टोटल चार्ज हमने कवर कर लिया और कुछ चार्ज बाहर रह गया है, तो हमने तो अंदाज से ऐसे ड्रॉ कर दिया उसे। तो ऐसा हमें पता नहीं है कि क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी है, तो मान लेते हैं इसे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। ठीक, और अभी मैंने बताया कि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वह रो है, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब वॉल्यूम। ठीक, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जब होती है तो रो यहाँ पर लिखो, चार्ज की वैल्यू लिखोगे तुम क्यू इनसाइड, क्योंकि आपने मान रखा है कि उसके अंदर चार्ज कितना क्यू इनसाइड है, और वॉल्यूम क्या होता है। ध्यान से देखना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में मैंने बताया कि चार्ज वॉल्यूम जो होती है वह होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर में जो आर हमारा है वह क्या है, आर है रेडियस। तो ये छोटे जो वॉल्यूम है इसका रेडियस तो स्मॉल आर हुआ, और हाइट हमने एच ले लिया कि इसका हाइट जो है मैंने जितना माना क्यू आई एच है। तो यहाँ पर लिख दो, तो रो की वैल्यू कितनी हुई, रो की वैल्यू हमारी हो जाएगी रो इज इक्वल टू चार्ज, मान लो क्यू इनसाइड हमने माना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू हमारी आई रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर तुम पुट कर दो क्यू इनसाइड की जगह पे, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ई तो कांस्टेंट है, ई हमेशा तुम्हें कांस्टेंट दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना ही हमेशा निकल रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा, ये पूरा वॉल्यूम तुम्हें कवर करना है। इस छोटे के लिए जो ये गॉसियन सरफेस तुमने बनाया इसे तुम्हें कवर करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब इस
पूरा एरिया हो जाएगा किसका, इस छोटे से जो सिलेंडर बना हुआ है, जो छोटा सा सिलेंडर बना हुआ है उसका एरिया कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर मतलब रेडियस उसका इंटू हाइट, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई एच से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, आर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू होगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, और यहाँ पर रो बचा हुआ है, और एक आर बचा हुआ है और एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, तो ई इज इक्वल टू रो आर 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरा सिलेंडर था, एक मिनट, मान लो ये मेरा सिलेंडर था, ठीक, ये हमारा सिलेंडर था पूरा, जिसके अंदर इसके अंदर पूरा चार्ज भरी पड़ी थी, इसके अंदर टोटल चार्ज मान लो पूरा भरी पड़ी थी, ठीक। जब हमने अंदर लिया, हमने अंदर पॉइंट पर कहीं आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकालना शुरू किया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब डिस्टेंस के, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जैसे जैसे तुम आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये कब तक बढ़ेगी, ये जब तुम आउटसाइड वाला निकाल लोगे कि आउटसाइड में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो इसे थोड़ी देर के लिए तुम शांत रहो, अभी मैं आउटसाइड निकाल के तुम्हें दिखा देता हूं, तब तुम्हें फील आ जाएगा कि इनसाइड और आउटसाइड में कैसी वेरी कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आउटसाइड के लिए देख लो, आप यहां पर लिखते हैं हम आउटसाइड पॉइंट के लिए, जहां पर होगी स्मॉल आर हमारी होगी ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब हम आर की वैल्यू जो चूज करेंगे वह आर से बड़ा होगा, ठीक। तो यह हमारा कैपिटल आर है, तो आर की वैल्यू जो कैपिटल आर से बड़ा होगी, तो हम कहीं मतलब बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएंगे, एक मिनट, यहां से हम स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएंगे और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर भी सिलेंडर ही हमें बनाना है, तो सिलेंडर ही बनाओगे तुम, ध्यान से देखना। ये सिलेंडर पूरा बन गया, ये सिलेंडर हमारा पूरा बन गया, इसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, इसे बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर हमें गॉस लॉ लगाना है, तो चलो देखते हैं। तो होता है क्या, फाई टोटल, ध्यान से देखना। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फिर भी अभी भी वैसी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर ही है। इस पर अगर तुम छोटा सा एरिया लोगे तो इसका डीए वेक्टर भी इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसका डीए वेक्टर ऊपर होगा, डीए वेक्टर इसका ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पैरेलल ही है, तो इसका भी डीए वेक्टर तो नीचे मतलब आएगा नॉर्मली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हमारा ऐसे है। तो मतलब इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं, तो डीए वेक्टर भी इधर है, तो मतलब ये कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देने में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देने में। लेकिन वहीं पर जो यह है डीए वेक्टर वह परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, मतलब इस तरह से कुछ है उनके बीच में 90 डिग्री है, तो यह तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैंने कई बार बता दिया यार, ठीक। इसका वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगी। तो देखना, तुम फाई टोटल की वैल्यू लिखो, फाई टोटल होता है आपका फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। मान लो यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, ठीक। तो फाई टोटल लिखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, 2 की वजह से प्रोड्यूस तो नहीं होगा, 2 और 3 की वजह से, 1 की वजह से लिख लो cos 0। अब cos 0 फाई टोटल की वैल्यू क्या होती है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इतना तो पता है, जैसे हमने बाहर पूरा कवर कर लिया, हमने बाहर या पूरा कितना कवर किया, जैसे मान लो मेरा सिलेंडर इतना ही था, तो हमने बाहर पूरा कवर, मतलब बाहर पूरा चला गया, मतलब छोटा सा सिलेंडर जो था अंदर और पूरा का पूरा अंदर आ गया, जब पूरा का पूरा अंदर आ गया तो मान लो इसके अंदर चार्ज कितना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो होता हमारा फार्मूला। तो मान लो चार्ज क्यू इनसाइड है। अब रो देखना क्या होता है, रो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज की जगह पे क्या लिखोगे, क्यू इनसाइड। अब एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्यू इनसाइड की जगह पे देखो यार, थोड़ा सा एक मिनट, क्यू इनसाइड
बाय वॉल्यूम होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है रो। अब क्यू इनसाइड वॉल्यूम को क्या लिखोगे, वॉल्यूम क्या लोगे, जो हमारी छोटी सी सिलेंडर थी अब वह एक बड़े सिलेंडर के अंदर है, मतलब हमारा पूरा वॉल्यूम कहां पर है, छोटे से सिलेंडर में। हमने बड़े सिलेंडर को लिया जो कि छोटे सिलेंडर को पूरा का पूरा कवर कर रहा है। अब छोटा सिलेंडर पूरा पूरा अंदर है जब, अब हम बड़े सिलेंडर को उसका रेडियस नहीं दे सकते। हमारा जो सिलेंडर है छोटा सा वह पूरे बड़े सिलेंडर के अंदर है। अब तो जब बड़े सिलेंडर के अंदर है वो पूरा चीज, तो उसकी ही रेडियस हमें लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हमारा चार्ज तो इसमें है, अभी जब हम अंदर थे तो हमारा चार्ज इसमें ही था, लेकिन अब हमारा चार्ज इसमें ही है लेकिन इस बाहर वाले में नहीं है। जब हमने गॉसियन सरफेस बनाया था तब वहां पर था, मतलब यहां पर चार्ज था तब इस छोटे से सिलेंडर में। अब इस बड़े सिलेंडर में इस वाले पार्ट में तो कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब उसके अंदर तो पूरा का पूरा चार्ज ही आ गया। इस वाले सिलेंडर के अंदर, बड़े सिलेंडर के अंदर जब पूरा का पूरा चार्ज आ गया तो हम कौन सा रेडियस लेंगे, हम रेडियस तो लेंगे इस कैपिटल आर को वॉल्यूम के लिए। तो लिखो पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर लेंगे, जो अंदर वाला छोटा सिलेंडर है उसकी रेडियस लेंगे, इनटू हाइट कर देंगे। अगर इस गॉसियन सरफेस की हाइट कितनी है, एच है। अगर गॉसियन सरफेस की हाइट एच है तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे। अब क्यू इनसाइड कितना होगा, क्यू इनसाइड हो जाएगा हमारा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहीं पर तुम्हें ध्यान देना था। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो इतना मान के तुम चलो कि मैं सही बता रहा हूं, ठीक। तो रो इंटू पाई कैपिटल आर के स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई तो कांस्टेंट है, का जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ई बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ऐड करोगे तो किसका एरिया आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जब तुम ऐड करोगे तो इस बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखते हो एरिया, तुम एरिया लिखोगे ई इंटू 2 पाई। अब लिखोगे रेडियस कितना है बड़े वाले का, बड़े वाले का रेडियस आर डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं तो इस बड़े वाले का रेडियस तो आर ही है, तो आर हाइट एच रो पाई आर स्क्वायर एच बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, स्मॉल आर से अब कैपिटल आर नहीं कटेगा, एच से एच कैंसल आउट होगा, पाई से पाई कैंसल आउट होगा, और बचेगा क्या, ध्यान से देखो बचेगा क्या, इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। इस साइड में बचा हुआ है, इस साइड में, और उस साइड में क्या बचा है, 2 तो कैंसल नहीं हुआ है, 2 बचा है, आर बचा है, तो यहां पर लिख दो 2 आर एप्सिलॉन नॉट रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट। हमारा इतना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ध्यान से देखना तुम लोग, 2 आर एप्सिलॉन नॉट रो आर स्क्वायर, आर क्या है, आर हमारी है, आर हमारी है कैपिटल आर की वैल्यू। ध्यान से देखना, आर है हमारे छोटे सिलेंडर का रेडियस, आर है हमारे छोटे सिलेंडर का रेडियस, मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस नहीं है, यह है रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यह रेडियस ऑफ सिलेंडर है, यह डिस्टेंस है, कहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस। यह तो कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट, मतलब रो तो उसकी चार्ज डेंसिटी दिया हुआ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा वो, ठीक, उसका लोड नहीं है। ध्यान से देखना आप, अब ध्यान से देखना तुम, इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, जो आर है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, जो ई की वैल्यू है वह रेडियस, मतलब वह क्या है, वह आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भैया इसमें पिछले वाले में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। ई की वैल्यू जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसके कहने का मतलब ये है, जब तुम मान लो हमारा सिलेंडर है, जब तुम स्मॉल आर डिस्टेंस पे थे तो तुम अंदर थे, अभी भी चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, अभी भी हमारा चार्ज इस साइड में तो पड़ा हुआ है, इतने एरिया में तो पड़ा हुआ है, तुमने अभी इतना ही कवर किया, अभी इस साइड में चार्ज हमारा पूरा का पूरा पड़ा हुआ है बाहर की तरफ। तुम जैसे इस चार्ज को अपने अंदर लेते जाओगे, मतलब गॉसियन सरफेस बाहर बनाते जाओगे, तो उसके रेडियस तक तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर जब तक हो जाएगा तब तक बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही कैपिटल आर के तुम बाहर आओगे, मतलब इधर जाओगे, कहीं दूर जाओगे, तो यहां पर तो कोई चार्ज प्रेजेंट आएंगे।
जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मतलब आर को क्रॉस करोगे, आर तुम बढ़ा दोगे, जैसे जैसे आर को क्रॉस कर जाओगे, आर बढ़ाने का मतलब इस तरह से नहीं है कुछ, ठीक, आर मतलब कि तुम आर को क्रॉस कर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। ध्यान देना, जब तुम अंदर थे तो हमारा साइड साइड में चार्ज बता हुआ था, मतलब पूरा हमने इस सिलेंडर को कवर नहीं किया था, छोटा सा डिस्टेंस कवर किया था। अब जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे, तुम्हारा आर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक बढ़ेगा, जब तक तुम उसके सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। अब जब सरफेस पे तुम पहुंच जाओगे उसके बाद कोई भी चार्ज बाहर नहीं बची हुई है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो मतलब जैसे तुम बाहर जाओगे अब क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। तो ये था तुम्हारा पहला शेप जिसकी वजह से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। तो क्या आया, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। ठीक, तो ये था पूरा फील्ड जिसे तुमने अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से मैंने भी तुम्हें समझा दिया है। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज फील लेना थोड़ा सा, इसे ध्यान से देखना। एक तुम्हें एक चार्ज मतलब सीट दिख रहा है, तुम्हें एक सीट है, इस पे क्या है कि ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस भी है, इसे बहुत निग्लेजिबल है थिकनेस, तो इस पे प्लस प्लस चार्ज पूरे एरिया पे है, प्लस प्लस चार्ज इसमें पूरे एरिया पर है, और इस साइड भी प्लस प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों ही तो एरिया मतलब कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, तो मतलब दोनों तरफ चार्ज इसके हैं, दोनों तरफ चार्ज है, दोनों तरफ मतलब पूरा इसका एरिया कवर करने के लिए हमें दोनों तरफ हमारे चार्ज ही हैं, दोनों तरफ हमें चार्ज दिया गया है। तो इस तरह से कुछ हमारा ये जो मतलब बनाया गया है टुकड़ा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, वह कुछ प्लेन ही है, ऐसे इस तरह से रखा गया है। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें जानते हुए कैसे बनता है तो फिर लेना थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो एक प्लेन के लिए, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, एक सिलेंडर ही हम बनाते हैं। ठीक, अगर नहीं तुम्हें समझ में आता तब भी रट लो तुम, इसके लिए सिलेंडर ही बनेगा। तो इसके लिए सिलेंडर हमें बनाना पड़ेगा। सिलेंडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं। गॉसियन सरफेस जो हमारा होगा वह क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से, जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वह एक सिलेंडर ही होगा, इस तरह से कुछ। तो सिलेंडर होगा, तो ध्यान से देखना किस तरह से रखा गया है। ये चार्ज, ये सीट है, तो इसके पूरा इस तरह से मतलब गॉसियन सरफेस इसके अंदर से जाते हुए गॉसियन सरफेस बनाया गया है। ध्यान से कैसे समझाऊं तुम्हें, मान लो ये चार्ज सीट है, ये सीट ऑफ मतलब एक प्लेन सीट है, तो इसके अंदर से जाते हुए गॉसियन सरफेस बनाई गई है। मतलब अगर कोई सिलेंडर लो, तुम इसके अंदर अंदर धकेल दो तो पूरा आर पार इसके है वह सिलेंडर। ठीक, तो इस तरह से यह सिलेंडर बनाई गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें अभी भी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दी गई हैं, इस तरह से। इस तरह से यहां से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दी गई हैं। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा, इस जो पूरा चार्ज शीट दिया गया है इसका एरिया मैंने माना है ए, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा, ये अभी तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा सिग्मा, और ए एरिया इसका ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा मैंने मान लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी जा रही हैं। ठीक, अब तुम्हें एरिया लेने की कंसीडर करना है कि कैसे कैसे फ्लक्स निकलेगा, कौन कौन से एरिया हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स को देने में। तुम इस एरिया को देखो, सबसे पहले इस एरिया को तुम देखोगे, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी। अब इस एरिया को तुम देखो ध्यान से, यह एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड ही आएगी, मतलब इसका डीए वेक्टर इस तरह से होगा, इसका डीए वेक्टर इस तरह से होगा, और इसकी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह भी इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर भी दोनों पैरेलल है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हुई। अब सेम इस एरिया के लिए भी होगा, जो यह एरिया है, ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ है, मतलब डीए वेक्टर, तो थीटा की वैल्यू यहां पर भी 0 हुई। अब इस एरिया को देखो, जो सिलेंडर कर्व्ड पार्ट है, एक कर्व्ड पार्ट को तुम देखो ध्यान से। कर्व्ड पार्ट के लिए तुम देखोगे, तुम्हें एक चीज समझ में आएगा,
या कर्ड पार्ट का एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा डीए वेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा इस तरह से है, तो मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो थीटा की वैल्यू 90। अब फ्लक्स लिखने की कोशिश करते हैं। फाई इज इक्वल टू फाई वन, फाई टोटल मतलब इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। अगर तुम्हें मैं बता दूं कि यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, तो फाई वन की वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0, क्योंकि दोनों के लिए 0 डिग्री है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो यह तो 0 हो गया। फाई टोटल की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखो। फाई टोटल तुम्हारा आया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए मतलब 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, दोनों सेम है तो इसे तुम ऐड कर सकते हो, तो ऐड कर लो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक, फाई टोटल की वैल्यू कितनी होती है, फाई टोटल की वैल्यू होती है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता नहीं है कि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज कवर हो गया, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज कवर हुआ है वह क्यू इनसाइड है। चार्ज डेंसिटी मतलब इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है, तो इसका जो फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया यहाँ पर लिखोगे। एरिया मैंने ए मान के रखा है, तो चार्ज मतलब क्यू इनसाइड, मैंने माना कि चार्ज इसके अंदर क्यू इनसाइड है, एरिया मान लो ए है क्योंकि मैंने बोला है, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी हुई, सिग्मा इंटू ए। लिख दो यहाँ पर सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए है, तो ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी ए डी ए डी ए कितना होगा। अगर हम ऐसे कई सारे गॉसियन सरफेस लेते जाएं, उसे इंटीग्रेट करते जाएं, उसके छोटे छोटे एरिया वेक्टर को जोड़ते जाएं, तो क्या कवर होगा, या पूरा एरिया हमारा कवर होके आ जाएगा। इसकी पूरी एरिया कितनी है, इसकी पूरी एरिया हमारी ए है, तो यह ए आ जाएगा, और सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू जो हमारी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि तुम्हें कैपेसिटर जब पढ़ोगे तो यह समझ में आएगा। तो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वह आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तुम देखोगे कि सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। सिग्मा है चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। ऐसे मतलब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कि मतलब दिया ही हो, इसकी कुछ वेरिएबल चीज़ दे देती हैं, तो या तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, या फिर मैं जब कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना तुम रट लो कि ई की वैल्यू आएगी जो वह होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यह हो गया हमारा सेकंड फार्मूला, जो कि तुम्हें अब याद रखना है। अब आते हैं अगला हमारी जो पढ़ने की चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चार्ज्ड स्फीयर की वजह से पढ़ना है कि कैसा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें निकालना इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे कि मतलब हमारी जो आर की वैल्यू है वह क्या है, लेस देन कैपिटल आर है। तो कैपिटल हमारा इतना बड़ा है, तो हमारा आर कहीं छोटा ही होगा, मतलब अंदर ही होगा। तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं स्मॉलर डिस्टेंस पे जाकर। तो गॉसियन सरफेस मान लो यहाँ से यह आर हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो हमारा गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। गॉसियन सरफेस हमारा ये हो गया इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी है, एक बार मैं बना के दिखा देता हूं, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो हमारा डी ए वेक्टर भी इस छोटे से एरिया के लिए कुछ इस तरह से, मतलब इस पे ही होगा, डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू हमारी 0 आई, थीटा की वैल्यू हमारी 0 आ गई। थीटा की वैल्यू 0 आई तो तुम लगाना शुरू करो कि फाई की वैल्यू कितनी होती है। फाई की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस, तुम लिखोगे 0 क्योंकि पैरेलल है दोनों। तो ई तो अब फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो क्यू इनसाइड लिखो। अब एक चीज तुम्हें मैंने बताना थोड़ा सा भूल गया, इसकी 1 मिनट,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो है, ठीक, हॉलो सिलेंडर है, मतलब सॉरी सिलेंडर बोल दिया मैंने, इसे पढ़ना थोड़ा सा भूल गया यार, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों तरह के स्फीयर होंगे। हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों तरह के स्फीयर होंगे। और एक तरह सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से आएगी वह तुम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और हॉलो चाहे वह कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग, दोनों स्फीयर के लिए तुम यूज कर सकते हो। यह है बात। अब तुम देखो फाई की वैल्यू होती है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, तुम लिखोगे इस तरह से, फाई की वैल्यू, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, तो होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 हो गई। अब तुम देखोगे कि जो हमारी इसमें चार्ज होती है, मतलब अगर हम स्फीयर को चार्ज करें तो क्या होगा, इसकी जो चार्ज होगी कहां पर रिसाइड करेगी, वह सरफेस पे आ जाएगी, सरफेस पे पूरी चार्ज आ जाएगी। पूरी चार्ज जब सरफेस पे आ जाएगी तो अंदर तो कोई चार्ज ही ना है। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं वह हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो इनके लिए जो चार्ज होती है वह सरफेस पे रिसाइड करती है। अगर हम इसे चार्ज देना शुरू करें 2 कूलम, तो 2 कूलम पूरा स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। मान लो कोई एक फुटबॉल है, हमने चार्ज दिया तो उसकी पूरी चार्ज कहाँ पर होगी, सरफेस पे होगी, अंदर तो कोई कुछ उसके अंदर मटेरियल है नहीं। तो एक सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग, दोनों के लिए चार्ज कहाँ पर होती है, सरफेस पे रिसाइड करती है। तो अंदर तुम देखोगे कि कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इनसाइड की जगह पे 0 आ जाएगा बटा एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो 0 इस साइड में हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को तुम 0 से डिवाइड, मतलब 0 को किसी चीज से डिवाइड करो तो वह भी 0 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा, वो तो उसका एरिया हो जाएगा, मान लो एरिया यही है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो एरिया तो कभी 0 हो नहीं सकता, मैंने कुछ तो एरिया लिया है यार, तो एरिया तो कभी 0 हो नहीं सकता। एरिया जब कभी 0 हो नहीं सकता तो एरिया की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 करना पड़ेगा। तो ई ना ए की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, मतलब ए नॉट इक्वल टू कभी 0, तो ई की वैल्यू जो होगी वह उसे 0 होना पड़ेगा। मतलब जो हमारे एक अंदर की पॉइंट होती है कि स्फीयर के लिए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज ही नहीं प्रेजेंट है यार, तो कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जब कोई चार्ज नहीं है तो कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अंदर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वह क्या होती है, वह 0 आती है। यह चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा इसे साफ करने दो हमें, देखना ध्यान से। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए कि कैसी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए कैसी आती है इसे हमने देख लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, कुल हर चीजें मैंने देख लिया, दिखा दी तुम्हें। अब स्फीयर के लिए तुम देखो, मतलब स्फीयर तो बोल ही रहा हूं यार, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब आउटसाइड पॉइंट के लिए देखो। यहां पर तुम देखोगे कि चार्ज कहां पर हमेशा बाहर ही है, चार्ज हमेशा कहां पर रिसाइड कर लिए, तो इसके लिए तो हम रो ना डिफाइन करेंगे ना। रो को डिफाइन कब किया जाता है, जब चार्ज पूरे होल वॉल्यूम में होता है, तो यहाँ पर हम सिग्मा डिफाइन करेंगे और मान लेते हैं इसका एरिया कुछ, एरिया क्या ही यार, एरिया तो 4πr स्क्वायर ही होता है, चलो छोड़ो उसे, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। अब हमें आर इज ग्रेटर देन आर के लिए देखना है कि बाहर की साइड में जब हम पूरा गॉसियन सरफेस बाहर बना लेते हैं उसकी वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यहां से मान लो तुम आर डिस्टेंस पे गए और गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अभी भी इस तरह से है। एरिया वेक्टर तो हमारा इसी पे आएगा, क्योंकि इसके लिए अगर हम इस छोटे से एरिया को देखें तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा, डी ए। तो चलो लगाना शुरू करते हैं। फाई की वैल्यू होती है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए भी होती है, तो क्यू इनसाइड यहां पर लिखोगे, बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई में तो ई तो कांस्टेंट है, यहां पर cos 0 लिखोगे, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, ई तो कांस्टेंट है, डी ए की वैल्यू तुम निकालोगे। अब क्यू इनसाइड कितना होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा। चार्ज तो मैंने बोल दिया कि उसके अंदर क्यू इनसाइड है। अगर तुम इस पे मान भी लेते हो कि इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो अभी इसका यूज मत तुम करना,
मान लो जितना भी चार्ज इसके सरफेस पे आ गया है, जितना भी चार्ज इसके सरफेस पे आ गया उसकी वैल्यू क्यू है, कैपिटल क्यू। अब इसका यूज तुम अभी मत करना, जितना मैं बता रहा हूं उतना समझो। तो मान लो अभी कुछ देर के लिए कि इसके अंदर कितनी चार्ज है, क्यू इनसाइड है, और ये एरिया कितना होगा। अब यहाँ एरिया की वैल्यू देखो क्या ऐसी होगी। जिस तरह मैंने बताया कि एरिया की वैल्यू कौन सी तुम लोगे, जिस तरह मैंने बताया सिलेंडर के लिए, जब मेरा गॉसियन सरफेस पूरा सिलेंडर के बाहर था तो हमने आर की वैल्यू क्या ली थी, स्मॉल आर ना लेकर कैपिटल आर ली थी इसके लिए। तो यहाँ पर भी जो हम एरिया लेंगे वह कैपिटल आर की वैल्यू के लिए लेंगे। मतलब जो हमारा पूरा छोटा सा स्फीयर था वह पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, तो वहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा एरिया का चार्ज को प्रोड्यूस करने में, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में, वह अंदर वाले छोटे मतलब जो छोटा सा पार्ट है, जो छोटा सा स्फीयर, उसी की वजह से ही होगा। तो इसकी एरिया कितनी होती है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे तुम कैपिटल आर स्क्वायर रखोगे, स्मॉल आर स्क्वायर नहीं रखोगे। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू तुम्हारी आई सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू इनसाइड की जगह पे लिखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई लिखोगे, ई तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा, अब ध्यान देखना। एरिया हम किसका लिए हैं, इसका एरिया हमने लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए तुम करोगे, डी ए करोगे तो इसका एरिया कवर होगा, तुम्हारा इस गॉसियन सरफेस का एरिया कवर हो गया। इसका रेडियस तुम्हें स्मॉल आर दिया गया है, तो एरिया क्या होती है, इसका गॉसियन सरफेस भी तो एक मतलब स्फीयर ही होगा। तो इसका गॉसियन सरफेस जब एक स्फीयर है तो इसका एरिया क्या होगी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो यह हो गया। अब तुम इसे लिखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा और कोई भी चीज़ें मुझे कटती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर देखो, इधर बचा हुआ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इधर बचा हुआ स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर से मैं लिख देता हूँ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ई की वैल्यू हो गई हमारी सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, तो यह हो गया हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब तुम इसे देखोगे तो एक चीज तुम्हें फील आएगी, जो ई है, जो हमारी ई की वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और अंदर के लिए जब तुमने निकाला तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अंदर पॉइंट के लिए निकाला, इनसाइड पॉइंट के लिए निकाला, एक मतलब नॉन कंडक्टिंग हालो और फिर कंडक्टिंग हालो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर मतलब स्फीयर के निकाला, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आई, क्योंकि चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, सरफेस पे। वहीं जब हमने आउटसाइड पॉइंट को कंसीडर करा, तो उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया। अगर इसकी ग्राफ को देखा जाए, मान लो ये तुम्हारा स्फीयर था, तो अगर इसकी ग्राफ को देखा, यहां पर देखना ध्यान से, इस पार्ट में आ जाते हैं। तो अगर तुम्हारा ये स्फीयर था जिसपे टोटल चार्ज इस तरह से कुछ है बाहर की तरफ, ध्यान से देखना। मान लो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर डिस्टेंस है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। ठीक, तो जब तुम सरफेस के पर नहीं थे, मतलब अंदर थे कहीं, जब तुम इनसाइड पॉइंट पे थे, मतलब तुमने यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, जब तुम इनसाइड पॉइंट पे मतलब यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ, तो इस एरिया में तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आई थी। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब जीरो आई थी, तुम कहीं यहाँ पर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो थी। अब जैसे ही तुम सरफेस पे बाहर जा रहे हो, सरफेस से बाहर जा रहे हो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वह कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। तो यह ग्राफ तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारे नीट के एग्जाम में आ सकता है, तुम्हारे कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है ही, ठीक, लेकिन तुम्हारे होम एग्जाम्स में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये थी हमारी ग्राफ, जो कि कुछ ऐसी होती है। इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड के लिए इतनी है, मतलब जीरो होगा, आउटसाइड के लिए इतना होगा तुम्हारा। जैसे जैसे आर तुम बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ठीक, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में, जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी, तो पूरा ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा, खत्म हो गया आज का लेक्चर। ठीक, लाइट भी जा चुकी है
और पूरा का पूरा लेक्चर भी तुम्हारा खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का यह तुम्हारा लास्ट लेक्चर था। शायद अब कुछ नहीं बचा होगा, और कुछ बचा होगा तो मैं देख लूंगा उसे, लेकिन मेरे ख्याल से तो कुछ भी बचा नहीं है। तो तुम मान के चलो कि यह लास्ट लेक्चर तुम्हारा हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक, तो ये थी हमारी पूरी जर्नी इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर, जिसमें हमने मतलब 13 शायद लेक्चर हमने करा। 13 लेक्चर में तुम्हारा फुल कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया होगा। अगर तुमने नहीं देखा अगर कोई वीडियो, तुम प्लेलिस्ट खोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक का और पूरा का पूरा वीडियो देखते जाओ, तुम्हें सारी चीज़ें कवर करा दी गई हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का होल कॉन्सेप्ट, जिसे हमने डिस्कस कर लिया एक ही वीडियो में, मतलब लास्ट के वीडियो में। और अब यह लास्ट वीडियो मान के चलो, इस पे अब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर अब आएगा तो ऑन शॉट सीरीज आएगी, जिसमें वन शॉट में पूरी चीज़ें कवर करा रहे होंगे हम। तो चलो मिलते हैं किसी अगले शानदार से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय।